नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है नदीकृत स्थलाकृति या फ्लोवियल टोपोग्राफी। इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे कि नदी क्या होती है, नदी अपने मार्ग में कौन कौन से कार्य करती हैं, नदी अपने उद्गम स्थल से मुहाने तक अपनी किन किन अवस्थाओं में चलती है। जैसे जब नदी की ऑरिजिन होती है पहाड़ी भागों में तो नदी युवावस्था में होती है, उसके बाद पहाड़ी भागों से जब यह मैदानी भागों में आती है तो यह प्रौढ़ावस्था में आती है, और जब मुहाने पर चली जाती है, और मुहाना मतलब वह क्षेत्र जहाँ पर नदी जो है समुद्र में मिल रही है, जिसे कहा जाता है माउथ ऑफ द रिवर, तो वह उस अवस्था में नदी जो होती है वृद्धावस्था में होती है। तो तीनों स्टेज में नदी का अलग अलग वर्क होता है, और हर स्टेज में नदी के द्वारा अपने मार्ग में विशिष्ट प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। तो आइए समझते हैं कि वे कौन सी स्थलाकृतियां हैं जो नदी के मार्ग में अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण क्रियाओं के द्वारा बनती है। लेकिन उसके पहले हम समझेंगे कि नदी किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी ढाल पर जल की वह विशाल राशि जो एक निश्चित दिशा में बहती है उसे ही नदी कहा जाता है। क्लियर है? यहां पर आप देख सकते हैं कि किसी भी ढाल पर एक निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जल की विशाल राशि को ही नदी कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, नदियों का मुख्य कार्य क्या है। जैसे इंडोजेनेटिक फोर्सेस के द्वारा क्या होता है, धरातल पर विषमताओं का सूत्रपात किया जाता है। जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि धरातल पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक। इंडोजेनेटिक फोर्सेज या अंतर्जात शक्ति के द्वारा धरातल पर पर्वत, पठार, मैदानों का निर्माण कर धरातल पर विषमताओं का सूत्रपात किया जाता है। लेकिन एक्सोजेनेटिक फोर्सेज के द्वारा क्या किया जाता है कि उन विषमताओं को नाश किया जाता है या उन विषमताओं का अंत किया जाता है। और इन एक्सोजेनेटिक फोर्सेज में नदी, पवन, हिमानी, सागरीय तरंगे, भूमिगत जल महत्वपूर्ण है। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं नदी, तो नदी क्या है, एक्सोजेनेटिक फोर्स का एक महत्वपूर्ण एजेंट है। और नदी का मुख्य कार्य क्या है कि धरातल पर जो भी विषमताओं का सूत्रपात किया गया है उनका नाश करना। इसलिए नदी को कहा जाता है समतल स्थापक शक्ति। नदियों का मुख्य ध्येय क्या होता है, ऊपर उठे हुए भाग को काट छाट कर सी लेवल के बराबर कर देना। क्लियर है? तो यहां देखेंगे नदियों का मुख्य कार्य धरातल पर समतल स्थापना का कार्य होता है, और नदियां अपने भूतल पर समतल स्थापन का कार्य तीन रूपों में करती है। नदियां जो धरातल पर समतल स्थापना का कार्य करती है वह तीन रूप में करती है। कौन कौन से तीन रूप है? तो नंबर 1 है अपर्दन, नंबर 2 है परिवहन, और नंबर 3 है निक्षेपण, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। ये तीन महत्वपूर्ण कार्य हैं नदियों को, और इसे कहा जाता है नदियों का त्रिपथ कार्य या 3 फेज ऑफ द वर्क। अगर आपसे पूछा जाएगा कि नदियों के त्रिपथ कार्य या 3 फेज ऑफ वर्क में कौन कौन से वर्क आते हैं, तो आप बताएंगे अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। अपर्दन को हम लोग समझ रहे हैं काट छांट की क्रिया। नदियां अपने मार्ग में काट छांट की क्रिया करते हैं, धरातल को, चट्टानों को काट छाटती है, जिसे कहा जाता है अपर्दन। उसके अलावा अपने किनारों को भी काटती है, तो इसे कहा जाता है अपर्दन। परिवहन उन काट छाटे हुए पदार्थों को ढो कर ले जाना ही कहा जाता है परिवहन। और निक्षेपण उन पदार्थों को जिसे वो परिवहित कर रही है जब जगह जगह डिपोजिट कर देना, इसी क्रिया को कहा जाता है डिपोजिशन की क्रिया या निक्षेपण की क्रिया। क्लियर है? अब हम लोग समझते हैं नदी के अपर्दन शक्ति के संबंध में कहा गया एक बहुत इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि यदि नदी के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो नदी की अपर्दन शक्ति कितनी गुनी बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि नदी के अपर्दन को, नदी के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो नदी की अपर्दन शक्ति कितनी गुनी बढ़ जाती है, तो यह है 4 गुनी। नदी की अपर्दन शक्ति कितनी गुनी हो जाती है, 4 गुनी। ध्यान रखिएगा, ये पीसीएस में क्वेश्चन आए भाई, इससे 2 तरह के क्वेश्चन आए, एक अपर्दन शक्ति के संदर्भ में कहा गया है और दूसरा नदी की परिवहन शक्ति के संदर्भ में कहा है। तो नदी की अपर्दन शक्ति के संदर्भ में कहा गया है कि यदि नदी के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो नदी की अपर्दन शक्ति कितनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। और नदी की परिवहन शक्ति के संदर्भ में एक भूगोलवेत्ता है गिलबर्ट महोदय, उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया है, सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसे कहते हैं छठी शक्ति का सिद्धांत। क्या है? छठी शक्ति का सिद्धांत। ये नदी की परिवहन शक्ति के संदर्भ में, इससे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे कि पहला कि छठी शक्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो आप बताएंगे छठी शक्ति का सिद्धांत जो है वह गिलबर्ट महोदय के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। और दूसरा कि छठी शक्ति का सिद्धांत निम्न में से किस
किससे संबंधित है? आपके सामने जो ऑप्शन रहेगा उसमें आप देखेंगे परिवहन, तो आप सीधा परिवहन करेंगे। तो नदी की छठी शक्ति का सिद्धांत है नदी की परिवहन शक्ति के संदर्भ में। इसमें क्या कहा गया है? इस सिद्धांत के अनुसार यदि नदी की परिवहन शक्ति नदी के वेग की छठी शक्ति के अनुपात में होती है, अर्थात यदि नदी के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो नदी की परिवहन शक्ति जो है वह 64 गुनी हो जाती है। कितना? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 इक्वल टू कितना होता है? 64 गुनी हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, अपर्दन शक्ति के संदर्भ में क्या क्या कहा गया है कि यदि नदी के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो इसकी अपर्दन शक्ति चौगुनी हो जाएगी। और परिवहन शक्ति के संदर्भ में गिलबर्ट द्वारा छठी शक्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यदि नदी के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो नदी की परिवहन शक्ति जो है वह 64 गुनी हो जाती है। अब नदी की परिवहन अपर्दन शक्ति के संदर्भ में हम लोग समझेंगे कि नदियां अपने मार्ग में अपर्दन का कार्य, इरोजन का जो कार्य करती है वह मुख्य रूप से 3 रूपों में करती है। कौन कौन? अपघर्षण जिसे एब्रेजन कहा जाता है, दूसरा है सन्निघर्षण एट्रिजन कहा जाता है, और तीसरा है घोलीकरण या संचालन जिसे कोरिजन कहा जाता है, और 4 है जलगति क्रिया हाइड्रोलिक एक्शन। तो इन 4 क्रियाओं के द्वारा नदी के द्वारा अपने मार्ग में अपर्दन का कार्य किया जाता है। अब हम समझते हैं कि अपघर्षण किसे कहते हैं। आप इसको इस तरह समझिए कि नदी जब बह रही है तो उसके साथ में नदी के जल के साथ कंकड़ पत्थर भी चलते हैं, बहते हैं, प्रवाहित होते हैं। तो ये कंकड़ पत्थर, नदी के जल के साथ बहने वाले कंकड़ पत्थर यदि नदी के मार्ग में आने वाले किसी चट्टान से टकराते हैं और उसे तोड़ते हैं तो इस क्रिया को कहा जाता है अपघर्षण या एब्रेजन। क्लियर है? नदी के जल के साथ बहने वाले कंकड़ पत्थर जब नदी के मार्ग में पड़ने वाले चट्टान से टकराकर उसको तोड़ते फोड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं अपघर्षण। क्लियर है? इसको आप समझ सकते हैं, इसे छेदन यंत्र के नाम से जान सकते हैं हम लोग। जैसे बढ़ई के पास क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट होता है लकड़ी को काटने तोड़ने का, चट्टानों। उसी तरीके से नदी के साथ बहने वाले कंकड़ पत्थर जब नदी के मार्ग में आने वाले चट्टानों से टकराते हैं और उसको तोड़ते हैं तो यह क्रिया कही जाती है अपघर्षण। सन्निघर्षण क्या होता है? नदी के साथ बहने वाले कंकड़ पत्थर नदी के मार्ग में आने वाले चट्टानों से जो टकराते हैं, साथ में क्या करते हैं? वे आपस में भी टकराते हैं, और आपस में टकराने के क्रम में वे और महीन होते हैं और छोटे छोटे होते जाते हैं। इस क्रिया को कहा जाता है सन्निघर्षण। ध्यान देगा, नदी के दोनों किनारों पर या नदी की तली में बालू का निर्माण इसी सन्निघर्षण क्रिया का परिणाम। आपसे अगर पूछ दिया जाए कि नदी के मार्ग में बालू का जो निर्माण होता है मुख्य रूप से किस क्रिया का परिणाम है, तो वह सन्निघर्षण क्रिया का परिणाम। क्लियर है? तीसरा है घोलीकरण या संचारण या कोरिजन। नदी के साथ में बहने वाले कंकड़ पत्थर जो है या नदी के जल में जो कंकड़ पत्थर होता है, चट्टान होते हैं, तो उसमें से जो घुलनशील तत्व होते हैं वह नदी के जल के साथ घुलकर आगे बढ़ते हैं और प्रवाहित होते हैं। तो इस क्रिया को कहा जाता है संचारण या घोलीकरण क्रिया। नदी के जल में घुलकर वह आगे बढ़ता है। और हाइड्रोलिक एक्शन क्या होता है? इसमें नदी के साथ बहने वाले कंकड़ पत्थर का योगदान नहीं होता, इसमें सिर्फ नदी के जल की शक्ति का योगदान होता है। नदी के जल की शक्ति के कारण जब चट्टानें टूटती है, फूटती है, तो इस क्रिया को कहा जाता है जलगति क्रिया या हाइड्रोलिक एक्शन। तो हमने समझ लिया कि नदियां अपने मार्ग में जो अपर्दन का कार्य करती है वो मुख्य रूप से कितने रूप में करती है? 4 रूप में। कौन कौन? अपघर्षण, सन्निघर्षण, संचारण या घोलीकरण, और चौथा है हाइड्रोलिक एक्शन, जलगति क्रिया। क्लियर है? इसी तरीके से एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह आया है कि नदियां ठीक है अपर्दन का काम करेगी, तो नदियों का अपर्दन का काम जो होता है वो मुख्य रूप से 2 होता है। एक होता है जब वह अपने नीचे का कटान करती है, जिसको हम लोग कहते हैं तलीय अपर्दन, नीचे का कटान। क्लियर है? और दूसरा कटान करती है नदी अपने दोनों किनारों को काटती है, दोनों किनारों को काटती है। तो क्या होता है कि नदियों का जो नीचे का कटान होता है वह मुख्य रूप से नदी की युवावस्था में होता है, जिसे नदी की युवावस्था के नाम से भी जाना जाता है। और नदी की युवावस्था हम समझते हैं कि पहाड़ियों पर होती है। क्लियर है? नदियां जब पहाड़ियों से ऊपर से नीचे की उतरती है तो क्या होता है कि नदी का जल जो है दोनों दिशाओं में फैल नहीं पाता, क्योंकि तीव्र ढाल है, और तीव्र ढाल के कारण नदियां तेजी से नीचे की ओर उतरती है। इस क्रिया में क्या होता है कि नदियां अपने नीचे का कटान तेजी से करती है, जिसे कहते हैं तलीय कटान। और जब नदियां पहाड़ों से उतरकर मैदानी भागों में आ जाती है तो क्या करती है? नदी का स्लोप कम हो गया, तब क्या हुआ? नदी अपने तलीय कटान को कम कर देती है और अपने किनारे का कटान,
जिसे पार्श्ववर्ती कटान भी ना लैटरल इरोजन भी कहा जाता है, उसको करती है, जिसके कारण नदी की घाटी जो है वह चौड़ी होती जाती है। आप एग्जांपल में देख सकते हैं, गंगोत्री के पास गंगा नदी की चौड़ाई काफी कम है, क्योंकि वह पहाड़ी एरिया, वहां पर नदियों को तली कटान ज्यादा हो रहा है। लेकिन जैसे ही वह मैदानी भागों में आती है, देखिएगा नदी की चौड़ाई काफी अधिक हो जाती है। आप देखिएगा इलाहाबाद में, पटना में गंगा नदी की चौड़ाई काफी अधिक है। यह नदी के पार्श्व कटान का या किनारे की कटान का परिणाम है। क्लियर है? तो हम लोग देख सकते हैं कि नदियां जो है तलीय कटान करती है, तो तलीय कटान कितना दूर तक करेगी, क्या होता है उसका अपर्दन की अंतिम सीमा कहां तक काटेगी। तो नदियों का अपर्दन की अंतिम सीमा होती है कठोर चट्टानें, और नदी के अपर्दन की अंतिम सीमा के संदर्भ में एक वर्ड का प्रयोग किया गया, बेस लेवल, आधार तल। तो आधार तल क्या होता है? नदी के तलीय कटान की अंतिम सीमा को ही आधार तल कहा जाता है। और इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले पावेल महोदय ने किया था, मेजर पावेल महोदय ने किया था। और यह वर्ड कब लाया गया? 1875 में मेजर पावेल महोदय के द्वारा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आधार तल क्या होता है, तो आप बताएंगे हर एजेंट का आधार तल होता है, नदी का आधार तल होता है कठोर चट्टान। तो नदी के अपर्दन की अंतिम सीमा, जिसके बाद अब नदी की कटान मतलब तलीय कटान संभव नहीं है, उसे कहा गया आधार तल। और इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले मेजर पावेल महोदय के द्वारा किया गया था 1875 में। यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है कि आधार तल क्या है। तो आप एक वर्ड में बताएंगे, एक लाइन में बताएंगे, नदी के अपर्दन की अंतिम सीमा, जिसके बाद अब तलीय कटान संभव नहीं है। दूसरा क्वेश्चन कि आधार तल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो आप बताएंगे आधार तल का प्रयोग मेजर पावेल महोदय द्वारा 1875 में किया गया था। अब हम लोग नदी की अपर्दन शक्ति के संदर्भ में समझ गए। अब नदियों की परिवहन शक्ति भी एक महत्वपूर्ण है। तो नदियां अपने मार्ग में परिवहन का कार्य कितने रूपों में करती है, तो वह 4 रूप है। पहला है कर्षण द्वारा। कर्षण मतलब क्या होता है? नदी के जल के साथ बड़े बड़े चट्टान लुढ़कते हुए आगे बढ़ते हैं, तो इस क्रिया को कहा जाता है कर्षण। यह कार्य मुख्य रूप से नदियों की हिली एरिया में या पहाड़ी क्षेत्र में होता है। क्लियर है? दूसरा है उत्परिवर्तन, मतलब नदियां जब आगे बढ़ रही है तो उसके साथ चट्टान जब उछल कर आगे बढ़ती है रैपिड्स के क्षेत्र में, तो उसे ही कहा जाता है उत्परिवर्तन। तीसरा है लटकन विधि द्वारा, मतलब नदी के जल में घुलकर कुछ मटेरियल जो है और साथ जो है वह घुलकर आगे बढ़ते हैं, नदी के जल में लटक कर आगे बढ़ते हैं, तो इसे कहा जाता है लटकन विधि। और यह आपको बता दें कि विश्व में मिसिसिपी मिसौरी नदी का क्षेत्र जो है वह लटकन विधि द्वारा इसमें परिवहन का कार्य सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस नदी में लटकन विधि द्वारा परिवहन का कार्य सबसे अधिक होता है, तो आप बताएंगे उत्तरी अमेरिका के यूएसए में एक नदी है मिसिसिपी मिसौरी नदी, जिसमें लटक कर पदार्थों का परिवहन सबसे अधिक होता है। और इसका मुख्य कारण क्या है कि यह नदी प्रेरी के मैदानी क्षेत्रों से होकर बहती है, जहां पर मुलायम मिट्टी ज्यादा है, और मुलायम मिट्टी नदी के जल में लटक कर आगे बढ़ती है लटकन विधि के द्वारा। और चौथा है घुलीकरण क्रिया। नदी अपने मार्ग में घुलनशील चट्टानों को घुलाकर आगे लेकर चलती है, और यह क्रिया होती है घुलीकरण क्रिया। तो अपर्दन 4 प्रकार से, अपघर्षण, सन्निघर्षण, घुलीकरण और जलगति क्रिया। परिवहन भी 4 प्रकार, कौन कौन? कर्षण, उत्परिवर्तन, लटक्कर और घुलकर, ये 4 क्रिया होती है। अब हम लोग समझेंगे कि नदी के मार्ग में अपर्दन के द्वारा कौन कौन सी आकृतियों का निर्माण होता है। अभी हम लोग इसके 2 टॉपिक है मुख्य रूप से, कि नदी के मार्ग में अपर्दन के द्वारा कौन कौन सी आकृतियां बनती है, और नदी के मार्ग में निक्षेपण क्रिया के द्वारा कौन कौन सी आकृति बनती है। तो यहां पर मैंने आपको लिस्ट एक दे दिया है कि नदी अपर्दन द्वारा कौन कौन से आकृतियों का निर्माण होता है। तो मैंने शुरू में ही बताया कि नदियां अपनी युवावस्था में, अपनी प्रौढ़ावस्था में और वृद्धावस्था में, नदी की 3 अवस्था मुख्य रूप से, युवावस्था जब नदियां पहाड़ी भागों में होती है, दूसरा प्रौढ़ावस्था जब नदियां मैदानी भागों में आती है, और तीसरा है वृद्धावस्था जब नदियां अपने मुहाने के पास पहुंच जाती है। तो इन तीनों अवस्था में अलग अलग आकृतियों का निर्माण होता है, लेकिन अपर्दन की क्रिया मुख्य रूप से नदी की युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में होती है। युवावस्था में नदियां अपने अपर्दन द्वारा कौन कौन सी आकृति बनाती है? भी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन, जलप्रपात, क्षिप्रिका, ये 4-5 प्रकार की आकृतियां जो है, आप इसको ये जो आकृतियां हैं 5 प्रकार की आकृतियां, यह मुख्य रूप से नदी की युवावस्था में होती है। उसके बाद जलगर्तिका, औनमन कुंड, संरचनात्मक सोपान, नदी वेदिका, नदी विसर्ग, क्वेष्टा और संप्राय मैदान, ये आकृतियां मुख्य रूप से जो है वह प्रौढ़ावस्था की हैं। क्लियर है? तो यहां पर हम समझेंगे सबसे पहले भी आकार की घाटी किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब नदियां
पहाड़ी भागों में होती है, तो अभी मैंने शुरू में ये बताया कि नदियों की तलीय कटान की शक्ति अधिक होती है बनिस्पत किनारे के कटान की। तो जब नदियां नीचे का कटान करती है तीव्र वेग से, तो क्या होता है कि अंग्रेजी के वी अक्षर के समान की एक प्रकार की आकृति का निर्माण होता है, जिसे भी आकार की घाटी के नाम से जाना जाता है। और यह घाटी मुख्य रूप से कहां होती है? पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। जब नदियां अपने तलीय कटान के कारण अपने मार्ग में भी अंग्रेजी के भी अक्षर के समान की आकृति का निर्माण करती है, तो उसे भी आकार की घाटी या भी शिप्ड वैली के नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र में इस प्रकार की आकृतियां जो है वह देखने को मिलती है। दूसरी महत्वपूर्ण आकृति है जिसको हम लोग कहते हैं गॉर्ज। गॉर्ज क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, जब पर्वतीय क्षेत्रों के में नदियां भी आकार से भी गहरी और संकरी घाटी का निर्माण करती है, तो उसे कहा जाता है गॉर्ज। इसको हम इस रूप में देख सकते हैं कि यह है गॉर्ज, मतलब भी आकार से इसके दोनों किनारों के ढाल जो है वह भी आकार से तीव्र होते हैं और घाटी जो होती है वह भी आकार की अपेक्षा अधिक संकरी होती है। तो इस प्रकार की संकरी और अधिक विस्तृत घाटी को कहा जाता है गॉर्ज। आप देख सकते हैं अलकनंदा नदी का गॉर्ज, बुंजे में सिंधु नदी के द्वारा बनाया गया गॉर्ज जो भारत का सबसे बड़ा गॉर्ज भी है, यह काफी महत्वपूर्ण है। तो हम समझ सकते हैं कि जब भी आकार से भी संकरी और विस्तृत गहरी और विस्तृत घाटी का विकास होता है तो इसे कहा जाता है गॉर्ज। एग्जाम्पल के रूप में अलकनंदा नदी का गॉर्ज, सिंधु नदी के गॉर्ज को हम समझ सकते हैं। क्लियर है? अब तीसरा पॉइंट क्या है? कैनियन। तो कैनियन भी बिल्कुल पर्वतीय क्षेत्रों में निर्मित होती है और इसका आकार जो होता है इसमें जब गॉर्ज से भी विस्तृत गहरी घाटी का निर्माण होता है तो उसे कहा जाता है कैनियन। इसको आप इस तरह देखिएगा कि इसके दोनों किनारों के ढाल बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं, इसलिए जिसका आकार जो है अंग्रेजी की आई अक्षर के समान होता है, अंग्रेजी की आई अक्षर के समान होता है, इसलिए इसे आई शिप्ड वैली के नाम से भी जाना जाता है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कैनियन क्या है, तो गॉर्ज से भी विस्तृत और संकरी घाटी को कैनियन के नाम से जाना जाता है। यूएसए में कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित ग्रांड कैनियन जो विश्व का सबसे गहरा कैनियन है, जिसकी गहराई 2088 मीटर है। समझ सकते हैं कि 2088 मीटर काफी गहरी है, तो इसकी गहराई जो है 2088 मीटर, काफी 2088 नहीं 2088 मीटर है, काफी गहरी है। और आप इसको देख सकते हैं कि इसका आकार जो है अंग्रेजी के आई अक्षर के समान है, इसलिए इसको आई शिप्ड वैली के नाम से भी जाना जाता है। तो भी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन, मतलब जब अंग्रेजी के भी अक्षर के समान तो भी आकार की घाटी, भी आकार से भी संकरी और गहरी घाटी बनती है तो गॉर्ज, और गॉर्ज से भी संकरी और विस्तृत घाटी बनती है तो उसको कहा जाता है कैनियन। क्लियर है? 3 पॉइंट मैंने हम लोग समझ गए। अगली आकृति है जलप्रपात। जलप्रपात हम लोग देखते हैं कि जब अचानक क्या होता है, जब किसी स्थान पर जल ऊंचाई से खड़े ढाल से नीचे गिरता है तो ऐसी आकृति को ही जलप्रपात कहा जाता है। आप लोग इसको इस तरह देख सकते हैं कि यहां पर इस तरीके से क्लिफ से अचानक जल जो ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, इस तरीके से जल ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, तो ऐसी आकृति को कहा जाता है वाटरफॉल। मतलब जब जल अचानक ऊपर से नीचे गिरता है तो इसे ही कहा जाता है वाटरफॉल। यह है विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है, तो यह वाटरफॉल दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला में है, रियो कैरोनी नदी द्वारा निर्मित है, जिसे एंजल वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। यह गुयाना के पठार पर निर्मित है और इसकी ऊंचाई 9079 मीटर है, काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भारत का सबसे ऊंचा प्रपात अगर वाटरफॉल देखा जाए तो कुंचिकल वाटरफॉल है जो कर्नाटक में शिमोगा नदी पर निर्मित है। यह पूरे भारत का सबसे ऊंचा, कर्नाटक के शिमोगा जिले में कुंचिकल वाटरफॉल, यह भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। तो क्लियर है? इसकी स्थिति उस समय बनती है जब नदी के मार्ग में कठोर एवं मुलायम चट्टानों की परतें जो है या तो क्षैतिज मिलती है या लंबवत मिलती है, जिसके कारण मुलायम चट्टान तो तेजी से कट जाती है और अब कठोर चट्टान का अपरदन अपेक्षाकृत कम होता है, जिसके कारण नदी जो है अचानक ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती है। तो ऐसी आकृति को कहा जाता है जलप्रपात। हम लोग देख लिए कि विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल एंजल वाटरफॉल जो रियो कैरोनी नदी पर है, वेनेजुएला में है। भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कुंचिकल वाटरफॉल जो कर्नाटक के शिमोगा जिले में है, और झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल जो है वह उत्तरी कोयल नदी पर है, जिसे लोदा वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है?
चौथी आकृति है क्षिप्रिका। क्षिप्रिका क्या है? जलप्रपात के छोटे रूप को ही क्षिप्रिका कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि जब नदी के मार्ग में एक वाटरफॉल की जगह कई छोटे छोटे वाटरफॉल इस तरह बनते हैं, कई छोटे छोटे वाटरफॉल इस तरह बन रहे हैं, तो ऐसी आकृति को ही कहा जाता है क्षिप्रिका। इसमें क्या हो रहा है? नदी का जल उछल उछल कर आगे बढ़ रहा है, तो ऐसी आकृति क्या है? क्षिप्रिका है। क्लियर है? जो यह प्रपात से छोटा है, सामान्यतः यह प्रपात के आगे या प्रपात के ऊपर बनता है। क्लियर है? तो झारखंड के क्षेत्र में अधिकांश जो वाटरफॉल होते हैं वह क्षिप्रिका का ही रूप है। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाए क्षिप्रिका या रैपिड्स क्या है, तो प्रपात का छोटा रूप जिसमें नदी के मार्ग में छोटे छोटे वाटरफॉल क्रमिक रूप से डेवलप होते हैं, उसे ही कहा जाता है क्षिप्रिका। इसमें नदी का जल उछल उछल कर आगे की ओर बढ़ता है। क्लियर है? तो यह आकृति है जिसको कहा गया क्षिप्रिका। पांचवा है पोठौल, जलगर्तिका। जलगर्तिका का निर्माण कैसे होता है? ध्यान देने योग्य बात है कि जब नदी जो है वह प्रवाहित होती है अपने मैदानी भाग में, तो नदी के जल में कभी कभी बड़ी बड़ी नदियों में जल की विशाल राशि जो है भंवर बनाती है, एडीज बनाती है। भंवर क्या होता है? तीव्र वेग से जब जल चारों ओर से घूमते हुए एक सेंटर पॉइंट पर आती है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि नदी के जल के साथ बहने वाले कंकड़ पत्थर भी तेजी से घूर्णन करते हुए सीधे नदी की तली से जाकर टकराते हैं, और नदी की तली पर क्या करते हैं? घर्षण द्वारा क्या करते हैं? वे नदी की तली में छिद्र करते हैं। ऐसे ही छिद्र को, गर्त को कहा जाता है जलगर्तिका। जल के द्वारा बनाया गया गर्त। यह कैसे होता है? नदी के मार्ग में आए भंवर के कारण जब नदी के तली पर गर्त बनते हैं, गड्ढे बनते हैं, तो इसे कहा जाता है जलगर्तिका। क्लियर है? अगला पॉइंट है अवनमन कुंड। जलगर्तिका के ही बड़े रूप को, जब जलगर्तिका आकार काफी बड़ा हो जाता है तो उसके बड़े रूप को कहा जाता है अवनमन कुंड। तो हम लोग समझ गए जलगर्तिका और अवनमन कुंड क्या होता है। अब एक अगली महत्वपूर्ण आकृति है संरचनात्मक सोपान। क्या होता है संरचनात्मक सोपान? ध्यान दिएगा, दो वर्ड है, एक है संरचना और दूसरा है सोपान, मतलब सीढ़ी। तो क्या होता है कि नदी के मार्ग में जब दोनों ओर, नदी के दोनों किनारों पर सीढ़ीनुमा आकृति का विकास होता है, तो उसे कहा गया सोपान। लेकिन संरचनात्मक सोपान, जब इस सीढ़ी का निर्माण जो होता है संरचना में अंतर के कारण हो रहा है। संरचना अगर अलग अलग है, कहीं कठोर है कहीं मुलायम है, तो क्या होता है कि कठोर चट्टान अपेक्षाकृत कम कटती है और मुलायम चट्टान जो है अपेक्षाकृत अधिक कटती है, जिसके कारण नदी के दोनों किनारों पर इस प्रकार की आकृति बनती है। आप देखेंगे इस प्रकार की आकृति बनेगी नदी के दोनों किनारों पर, इस तरीके से, इस प्रकार की आकृति। यह है स्ट्रक्चरल बेंच या कठोर चट्टान का क्षेत्र है, ये SB1 जिसको बोलेंगे SB1। यह है इसी तरीके से इधर भी है SB1। SB1 मतलब स्ट्रक्चरल बेंच 1। यह है दूसरी घाटी नदी की जो कठोर चट्टान का है, यह दूसरी घाटी है। और इस तरीके से जब नदी के मार्ग में इस तरीके से सोपानाकार आकृति का विकास होगा, तो इसे कहा जाता है पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, दूसरी संरचना। तो इस प्रकार की आकृति जब बनती है तो उसे कहा जाता है संरचनात्मक सोपान। अगर आपसे पूछा यह संरचनात्मक सोपान कैसे बनता है, तो नदी के मार्ग में संरचना में अंतर के कारण जब दोनों किनारों पर सीढ़ीनुमा आकृति का विकास होता है तो उसे कहा जाता है संरचनात्मक सोपान। अगला क्या है? नदी वेदिका। बिल्कुल, नदी के जब दोनों किनारों पर सीढ़ीनुमा आकृति का विकास हो रहा है तो उसे भी कहेंगे नदी वेदिका। तो फिर संरचनात्मक सोपान और नदी वेदिका में क्या अंतर है? तो ध्यान देंगे, जब नदी जो होती है, इसको आप इस तरह देखिए कि नदी वेदिका क्या होती है, आप फिगर से ही आपको अंतर क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से ये भी सीढ़ीनुमा आकृति है, लेकिन यहां पर संरचनात्मक सोपान नहीं है, बिल्कुल इस तरीके से। अब ये कैसे बनता है, आप इसको इस तरह देखिए कि इसकी उत्पत्ति के बारे में काफी सरल है। नदी अपने बाढ़ के मैदान में क्या करती है? जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण करती है। पहला भाग यह है, यह पहला मैदान यह था, पहली घाटी यह थी, पहली घाटी है। इसमें क्या हुआ? नदी अपने मार्ग में जलोढ़ का निक्षेपण करती है। अचानक क्या होता है? सी लेवल में परिवर्तन हो जाता है, सागर तल में परिवर्तन हो जाता है, सागर तल नीचा हो जाता है। तो क्या होता है? नदी जब सागर तल में परिवर्तन हो गया, इसका मतलब नदी के मार्ग में नवोन्मेष हो गया। नवोन्मेष मतलब पुनर्युवन। नदी फिर से जो प्रौढ़ावस्था में आ गई थी, जो वृद्धावस्था में आ गई थी, अब उसमें पुनः तलीय कटान की शक्ति आ जाती है और नदी जो है पुनर्युवित हो जाती है, जिसे कहा जाता है नवोन्मेष। तो जब नदी के मार्ग में नवोन्मेष हो जाता है तो क्या होता है? नदी की निम्न कटान, किनारे के कटान की अपेक्षा अब निम्न कटान की शक्ति बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप नदी क्या करती है? इस घाटी के अंदर पुनः एक गहरा कटान करती है, तलीय कटान करती है, जिसके कारण दूसरी घाटी का निर्माण होता है।
क्लियर है। अब क्या होता है, परिणाम स्वरूप घाटी गहरी होनी शुरू हो जाती है और यह नदी अपनी पुरानी घाटी के अंदर, ये पुरानी घाटी है, इसके अंदर पुनः एक नवीन घाटी का निर्माण कर रही है और यह नवीन घाटी पुरानी घाटी से, यह नवीन घाटी पुरानी घाटी से एक सीढ़ीनुमा आकृति से अलग होती है और ऐसी आकृति को ही कहा जाता है नदी वेदिका। तो आप समझ जाइए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नदी वेदिका का निर्माण निम्न में से किस क्रिया के कारण होता है, तो आप सिर्फ एक वर्ड बोलेंगे, वह है नवोन्मेष या रिजुविनेशन या पुनर्यवन। नदी का नवोन्मेष या रिजुविनेशन या नदी के मार्ग में पुनर्यवन आ गया, नदी फिर से युवा हो गई। क्लियर है। तो संरचनात्मक सोपान और नदी वेदिका में मुख्य अंतर क्या, आकृति दोनों बिल्कुल समान है, दूर से देखने में दोनों बिल्कुल एक समान नजर आती है, नदी के दोनों किनारों पर सीढ़ी का निर्माण। लेकिन मुख्य अंतर क्या है, जब संरचना में अंतर के कारण सीढ़ीनुमा आकृति का विकास होता है तो इसे संरचनात्मक सोपान, और जब पुनर्यवन के कारण, नवोन्मेष के कारण सीढ़ीनुमा आकृति का विकास होता है तो इसे कहा जाता है नदी वेदिका। अगली आकृति क्या है, नदी विसर्प। विसर्प क्या होता है, विसर्पाकार नदी, मियांडर, मतलब नदी के टेढ़े मेढ़े मार्ग को ही विसर्प कहा जाता है, यही है विसर्प। नदी के टेढ़े मेढ़े मार्ग को ही विसर्प कहा जाता है। और नदी के टेढ़े मेढ़े मार्ग का निर्माण कहां होता है, नदी के मैदानी अवस्था में। जब नदी जो है अपने दोनों किनारों का कटान करती है तो क्या होता है कि जहां पर कठोर चट्टान है वहां कम कटा, जहां पर मुलायम चट्टान है वहां अधिक कटा, तो क्या हुआ कि नदी का मार्ग जो होता है वह घुमावदार हो जाता है, सर्पिलाकार हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ऐसी नदी मुख्य रूप से तुर्की में एक नदी है मियांडर, उसी जो काफी टेढ़ी मेढ़ी बहती है, तो इस नदी के नाम पर, मियांडर के नाम पर ही नदी के टेढ़े मेढ़े मार्ग को कहा गया नदी विसर्प। अगला क्या है, ट्विस्टा तथा हॉगबैक। क्या होता है, हॉगबैक उस लंबी और संकरी श्रेणी को कहते हैं जिसका आविर्भाव नदी अपरदन द्वारा होता है। इसके दोनों ओर के ढाल जो होते हैं तीव्र होते हैं और इसे सुकर कटक के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। हॉगबैक क्या है, एक लंबी और संकरी श्रेणी जिसकी उत्पत्ति नदी अपरदन द्वारा होती है और इसके दोनों किनारों के ढाल क्या होते हैं, तीव्र होते हैं और दूर से देखने पर यह सुकर कटक, सुकर के समान नजर आता है, इसीलिए इसे सुकर कटक भी कहा जाता है। इसके विपरीत यदि इनका ढाल मंद होता है, जब दोनों किनारों का ढाल जो है वह मंद हुआ तो उसे कहा गया ट्विस्टा। तो क्लियर है, हॉगबैक क्या है, दोनों किनारों के ढाल तीव्र हैं। ट्विस्टा क्या है, दोनों किनारों का ढाल जो है मंद है। क्लियर है। तो हॉगबैक और ट्विस्टा समझिए। अगली आकृति है संप्राय मैदान, नदी की अपरदन क्रिया की अंतिम आकृति। संप्राय मैदान मतलब पेनी प्लेन, इस वर्ड का प्रयोग डेविस महोदय द्वारा किया गया था पेनी प्लेन के रूप में। क्लियर है। तो आप समझ जाइए कि नदी की अपरदन की अंतिम अवस्था जब क्या होता है, नदी की अपने मार्ग में आने वाली सारे उच्चावचों का नाश कर देती है और लगभग समतल प्राय आकृति का निर्माण करती है, समतल प्राय मैदान का निर्माण करती है, तो इसे कहा जाता है संप्राय मैदान। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि संप्राय मैदान मतलब बिल्कुल समतल प्राय मैदान, बिल्कुल प्लेन मैदान। मतलब यह मैदान जो है इसमें क्या होता है कि मार्ग में कभी कभी कुछ ऐसे एकल चट्टानी नजर आते हैं, कठोर चट्टान जो सामान्यतः ग्रेनाइट के होते हैं, जिनको नदियां काट छाट नहीं पाती। तो क्या होते हैं कि इस मैदानी क्षेत्र में कुछ एकल पहाड़ी के रूप में कुछ चट्टानी नजर आते हैं जिसे मोनैडनॉक कहा जाता है। तो मोनैडनॉक क्या है, संप्राय मैदान में अपरदन क्रिया द्वारा वंचित आकृति जो काफी कठोर होती है, जिसको नदी काट छाट नहीं पाती, उसे कहा जाता है मोनैडनॉक। तो हम लोग समझ गए नदी की अपरदन क्रिया द्वारा जो मुख्य रूप से आकृतियां बनती है वह कौन कौन सी है, भी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन, वाटरफॉल, क्षिप्रिका, उसके बाद नदी की मार्ग में बन एक जल गड्ढे का निर्माण होता है, जलगर्तिका, उसके बाद अवनमन कुंड, जब जलगर्तिका का आकार बड़ा हो गया तो अवनमन कुंड, उसके बाद नदी के मार्ग में संरचनात्मक सीढ़ीनुमा आकृति, फिर नदी वेदिका, फिर नदी विसर्प, फिर ट्विस्टा तथा हॉगबैक और फिर संप्राय मैदान। इन आकृतियों का निर्माण होता है। अगली क्लास में मैं नदी की निक्षेपण क्रिया के द्वारा निर्मित कौन कौन सी आकृतियां बनती है उसे आपको समझाऊंगा। ओके, धन्यवाद।